तो आज हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो करा दिया होगा ना मैंने। हाँ सर। अच्छा, एक चीज और बताओ, सिर्फ मिरर ही आ रहा है हाफ ईयरली में या लेंस भी आ रहा है? सर अभी मिरर आया है। अभी एक एग्जाम है 20। 20th को एग्जाम है, उसमें मिरर आ रहा है, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर तक आ रहा है। ओके, तो जल्दी जल्दी करना होगा, मतलब आज ही की क्लास है, नहीं तो एक क्लास और एक्स्ट्रा लेनी पड़ेगी, है ना। तो आज हाँ बेटा बोलिए। सुनो, तो मैं क्लास का बता देता हूँ। आज की क्लास में देखते हैं 1.5 घंटे में कहाँ तक पहुँचते हैं, ठीक है। अगर मुझे लगा कि आधे घंटे में आपका काम भर हो जाएगा स्कूल के एग्ज़ाम के लायक, तब तो मैं कंटिन्यू करूँगा, आज ही 2 घंटे की क्लास ले लेंगे। और अगर मुझे लगा नहीं ज़्यादा टाइम लगेगा, तो मैं एक एक्स्ट्रा क्लास रखूँगा, ठीक है बेटा। ओके सर। ओके, Yes, sir. सो शुरुआत करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर से। प्लेन, हाँ बेटा बोलिए। चलो, एक मेरे पास ये प्लेन मिरर है, इसके सामने मैंने ये पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा है। ऑब्जेक्ट का नाम मान लेता हूँ मैं ओ देता हूँ। तो देखो, यहां से मल्टीपल रेज निकलेंगी जो इस मिरर से जाके टकरा के रिफ्लेक्ट होंगी, है ना। पर अगर मुझे सिर्फ इमेज की लोकेशन निकालनी है, तो कोई भी 2 रे बना के मैं अपना काम कर सकता हूँ। तो 2 में से एक रे मैं इजी बनाता हूँ। कौन सी वाली? वो रे जो नॉर्मली आके इस मिरर पे इंसिडेंट होती है, वो रिफ्लेक्ट होते हुए अपना पाथ रिट्रेस करेगी, यस और नो। हाँ सर। दूसरी रे वो वाली जो यहां से ऐसे आई किसी एंगल पे, एंगल ऑफ इंसिडेंस लेट्स से इसका थीटा है, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया तो ये एंगल लेट से थीटा है। तो ये वाली लाइट रे इस तरीके से रिफ्लेक्ट करेगी, सेम एंगल थीटा बनाते हुए नॉर्मल के साथ, है ना। सर अभी एक्स्ट्रा बोले। अब देखो, ये जो 2 रिफ्लेक्टेड रेज हैं, ये वाली रे और ये वाली रे, मैं और भी बना सकता हूँ, एक इधर से लाके इधर डाल दूँ, यहाँ डाल के ऐसे डाल दूँ, बहुत सारे डाल सकता हूँ, और सबका इंटरसेक्शन सेम जगह आने वाला है। लेकिन आप देखोगे सर, इंटरसेक्शन आपने बोला सेम जगह आ ही नहीं रहा, ये तो सर इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, दोनों मिलेंगे नहीं कभी, सच में नहीं मिलेंगे। ये जो ये जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, ये जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, ये डाइवर्जिंग है। कैसी हैं? डाइवर्जिंग है। इसलिए ये इमेज कैसी बनाएंगे? वर्चुअल इमेज बनाएंगे। कैसी इमेज बनाएंगे? वर्चुअल इमेज बनाएंगे। वर्चुअल इमेज मिरर के पीछे होती है, रिफ्लेक्टेड साइड पे नहीं होती है। तब होती है जब रेज डाइवर्जिंग हो। अगर मैं यहां से देखूंगा तो मुझे वो इमेज नजर आएगी एज एन ऑब्जेक्ट, मेरी आइज के लिए वही वही पॉइंट क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा, है ना। जो बताया था, क्योंकि ये रेज मिरर के लिए रिफ्लेक्टेड रेज है, मेरी आइज के लिए क्या है? इंसिडेंट रेज है। तो आइज के लिए यही पॉइंट क्या हो जाएगा? आई क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। पर मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं, मैं बोल रहा हूँ मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। ओके बेटा, हाँ सर। चलो, रिफ्लेक्टेड रेज है, ये आई इमेज है। अब इसकी मेरे को लोकेशन निकालनी है। मैंने बोला अगर ये एंगल थीटा है तो नेचुरल सी बात है ये वाला एंगल थीटा होगा, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये वाला एंगल भी ऑब्वियसली 90 डिग्री है। और अगर ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा, ये थीटा तो ये वाला भी थीटा, है ना। फिर ऑब्वियसली, अच्छा मुझे बताओ, क्या ये कॉन्ग्रुएंट हो गए दोनों ट्रायंगल्स? नहीं हुए, क्योंकि अभी तक कैसी कॉन्ग्रुएंसी आ रही है? एंगल एंगल साइड कॉमन, है ना। एंगल एंगल साइड कोई कॉन्ग्रुएंसी की कंडीशन नहीं होती, मैथ्स में आप लोग पढ़ोगे। हाँ, क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल हैं, इसलिए ऑब्वियसली तीसरा एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा भी इक्वल होगा, है ना। इसलिए क्योंकि तीसरा एंगल इक्वल है, ये कितना है? 90 डिग्री माइनस थीटा, ये कितना? 90 डिग्री माइनस थीटा, राइट। तो अब क्योंकि अब क्या बोल सकते हैं? एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी है, तो दो बोथ ट्रायंगल्स आर
कॉन्ग्रुएंट। तो इसका पॉइंट नाम अगर मैं एम दे दूं, उसका नाम अगर मैं एन दे दूं, तो मैं बोल सकता हूँ ट्रायंगल ओ एम एन इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल आई एम एन। हाँ या ना? बोलो। सर एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस नहीं होता है। देखो एंगल साइड मतलब होता है, क्योंकि बेसिकली तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा, राइट? है ना? हाँ पर सर। पर डायरेक्टली हम लोग कभी जो पढ़ते हैं उसमें कभी एंगल साइड नहीं पढ़ते। हम लोग क्या पढ़ते हैं? साइड साइड साइड, और एंगल और साइड एंगल साइड साइड। एंगल साइड सर एएस भी पढ़े हैं। ए एस पढ़े हो तो ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि गलती से ऐसे से मत कर देना, मैं इसलिए कह रहा हूँ। हाँ सर वो नहीं होता। वो नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये साइड S1, ये एंगल ए, और अगर मैं S2 यहाँ से ड्रॉ करूंगा तो S2 का नाम का अगर आर्क खींचूंगा S2 रेडियस का, तो वो दो जगह इंटरसेक्ट कर देगा, है ना? हाँ सर। तो ये S2, ये भी S2। अब देखो, ये मेरा मान ले ये पॉइंट M है, ये N है, ये P है, और ये Q है। तो ट्राइंगल क्यू एम एन ले लो या ट्राइंगल पी एम एन ले लो, पी एम एन ले लो, साइड साइड एंगल फिट हो रहा है, पर दोनों के कॉन्ग्रुएंट है नहीं, है ना? नहीं सर। समझ में आई बात? तो इसलिए साइड साइड एंगल नहीं होता। एंगल क्योंकि एंगल साइड एंगल है, तो ऑब्वियसली एंगल साइड हो ही जाएगा, राइट? क्योंकि तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा, है ना? हम लोगों ने सिर्फ ए से पढ़ा था, ए एस नहीं पढ़ा था, इसलिए हम लोगों को जब भी ए एस बनता था हम उसे ए एस में कन्वर्ट करके प्रूव करते थे, इसलिए मैंने बोल दिया। ओके बेटा, आगे बढ़े। यस सर। तो ये तो फिर मैथ्स का पार्ट है, फिजिक्स में मुझे नहीं पढ़ाना है, इसको मिटा दिया। तो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ओ एम इज इक्वल टू आई एम, विच मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, है ना? तो इस इमेज के बारे में क्या क्या बोल सकता हूँ? द इमेज इज क्या क्या बोल सकता हूँ, बताइए तो। सबसे पहले तो क्या है ये? सेम साइज। वर्चुअल है। दूसरा इक्वी डिस्टेंट है। और कुछ नहीं बोल सकता अभी तक, मैं इतना ही बोल सकता हूँ। मतलब इमेज डिस्टेंस इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये दो ही पॉइंट बोल सकता हूँ। साइज आपने कहाँ देखा भैया? इस डायग्राम में कहीं साइज दिख रहा है क्या? ना। नहीं दिख रहा ना। साइज के लिए हमें अलग से प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है? बढ़ू आगे। हाँ सर। तो इमेज ऑफ एलोंगेटेड ऑब्जेक्ट, मतलब पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई रियल साइज का ऑब्जेक्ट है, उसकी इमेज कैसे बनेगी प्लेन मिरर में, वो देखते हैं। लेट्स से मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है ए बी, ठीक है? ये मिरर इसकी इमेज कैसे बनाएगा? सर पॉइंट ए की इमेज तो ये सेम डिस्टेंस से पीछे बनाएगा, ए डैश, है ना? यस सर। और पॉइंट बी की इमेज भी ये सेम डिस्टेंस पे उल्टी साइड बनाएगा, यस और नो? हाँ सर। यस सर। बी डैश। तो अब अगर मैं ए डैश बी डैश को कनेक्ट करूंगा तो ए बी की इमेज बनेगी कि नहीं बनेगी? हाँ सर। हम बड़ी इजीली प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि सर ये वाला साइड्स इक्वल, ये वाला एंगल्स इक्वल हैं, ये वाले एंगल्स इक्वल हैं, ऑब्वियसली ये वाले एंगल और ये वाले एंगल इक्वल होंगे, ये वाला एंगल और ये वाले एंगल इक्वल होंगे, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है, ये साइड कॉमन है। ये भी क्या बन जाएगा? सर ये वाला एंगल और ये एंगल प्रूफ नहीं किया अपन ने, है ना? ये साइड इक्वल, ये एंगल इक्वल, ये साइड कॉमन, ये दोनों इक्वल, ये साइड कॉमन, राइट? मतलब ये साइड इक्वल्स। तो हम कह सकते हैं ये दोनों फिगर्स भी क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इस वजह से ये सारे एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, सारे साइड्स इक्वल हो जाएंगे। तो हम बोल सकते हैं कि इमेज के बारे में क्या क्या बोल सकते हैं अब? वर्चुअल तो हम पहले ही बोल चुके थे, इक्वी डिस्टेंस पहले ही बोल चुके थे, सेम साइज है सर।
अब हम बोल सकते हैं इरेक्ट है, मतलब जो ऊपर है इस इमेज ऊपर बनी है ना। और क्या बोल सकते हैं, सेम साइज है। laterally inverted. एक और चीज बोल सकते हैं क्या, लैटरली इन्वर्टेड। लैटरली इन्वर्टेड इस डायग्राम में नहीं दिख रहा आपको, और लैटरल इन्वर्जन का मतलब क्या है, लेफ्ट और राइट आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, ठीक है। हालांकि ये आर्ग्यूएबल है और इसका मीनिंग किस तरीके से देखा जाता है उस हिसाब से ये सेंटेंस को मैं गलत भी प्रूफ कर सकता हूँ, बट लैटरली इन्वर्टेड हर बुक में लिखा होता है, आपकी एनसीईआरटी की बुक में लिखा हुआ है तो आप भी लिखोगे। ओके, आगे बढ़े। एक मिनट। सर गलत कैसे प्रूव करेंगे? बेटा एक्चुअली सिलेबस प्रेशर है, पर ऐसा समझ लो, राइट और लेफ्ट इंटरचेंज नहीं होते, फ्रंट और बैक इंटरचेंज होते। समझ में आई बात? कहने का मतलब ये है, ये मिरर है, इसके सामने एक लेटर खड़ा है बी, तो उसकी इमेज कैसे बनेगी, इसका फ्रंट इधर है, इसका फ्रंट इधर है, इस अच्छा समझ गया सर। फ्रंट और बैक इंटरचेंज होता है, लेफ्ट और राइट इंटरचेंज नहीं होता। पर वो तो सर नहीं हो सकता। लेफ्ट लेफ्ट में, ये राइट राइट में ही, लेकिन क्योंकि फ्रंट और बैक इंटरचेंज होगा आपको देखने में लगता है कि लेफ्ट और राइट इंटरचेंज होगा। ओके, समझ में आई बात? यस सर। यस सर। और इससे भी अच्छा एग्जांपल इसका क्या है, बताता हूँ नेक्स्ट पेज पे। बनाऊं? ये मान लो लेक है, लेक इज एक्टिंग लाइक ए मिरर। लेक के पास में पहाड़ है, लेट से इस तरीके का पहाड़ है, बड़े गंदे पहाड़ बनाए हुए बट ऐसे पहाड़ है, और यहाँ पर सन है। इतनी गंदी ड्राइंग तो क्लास 1 2 में सीख लेते ना आप लोग। इसकी इमेज कैसी बनेगी, क्या लेफ्ट राइट इंटरचेंज हुए, क्या इंटरचेंज हुआ, टॉप एंड बॉटम। मिरर का परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो है ना, नॉर्मल डायरेक्शन, उस डायरेक्शन में इंटरचेंज हुआ ना सब कुछ। हाँ। मतलब फ्रंट और बैक इंटरचेंज होते हैं, लेफ्ट और राइट इंटरचेंज नहीं होते। क्यों बेटा, कोई दिक्कत? नो सर। चलो, तो इमेज कैसी बनती देख ली हम लोगों ने, तो ड्रॉ करना। नहीं, इमेज कैसी बनती देख लिया अपन ने कि नहीं देखा? यस। अब देखो, मिनिमम साइज ऑफ मिरर required to see होल ऑब्जेक्ट। own image, खुद की सर इमेज हाफ द लेंथ। हाँ, कैसे प्रूफ करोगे? ऊपर का नीचे का देखेगा। देखिए, ये मान लेते हैं मिरर है, ये मान लेते हैं आप है, हमें नहीं पता कितनी मिरर चाहिए, कितना बड़ा मिरर चाहिए था, तो हम लोगों ने बहुत बड़ा मिरर ले लिया, और जितनी की जरूरत होगी उतना रख लेंगे, बाकी काट के फेंक देंगे। ये हमारी आईज है, लेट्स से ये हेड है, और ये हमारे टोज। तो क्या होगा, यहाँ से लाइट आएगी, ट्र रिफ्लेक्ट करके आईज तक जाएगी, ट्र, है ना। टेल अपने टोज से लाइट आएगी, ट्र रिफ्लेक्ट होके अपने आईज तक जाएगी, है ना। यस सर। तो हमें सिर्फ इतने मिरर की जरूरत है ना, टेल भी दिख गया, हेड भी दिख गया, कहानी खत्म, बाकी का तो फालतू में रखा हुआ है ना। भंगार में। तो ये हाइट को अगर मैं h1 बोलता हूँ, इस हाइट को अगर मैं h2 बोलता हूँ, तो क्लियर सी बात है, अगर मैं यहाँ पे ऐसे तीन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, तो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, हाँ या ना, है ना। वो तो प्रूफ कर सकते हैं अपन लोग आराम से, क्योंकि ये वाला एंगल इक्वल है सर, है ना, ये वाला एंगल इक्वल है सर, और ये वाला एंगल तो इक्वल है ही है,
और ये वाली साइड कॉमन है ही है, राइट? हाँ सर। तो प्रूफ हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। मतलब क्या हो जाएगा कि इसका मतलब ये होगा कि सर दैट मीन्स दिस हाइट इज इक्वल टू दिस हाइट एंड दिस हाइट इज इक्वल टू दिस हाइट, यस और नो? हाँ सर। तो ये कितना हो जाएगा h1/2, सो दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू h1/2। ये हो जाएगा h2/2, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू h2/2। सो ये हाइट स्मॉल h कितनी हो जाएगी, h1/2 प्लस h2/2, दैट इज इक्वल टू h1 प्लस h2/2, दैट इज इक्वल टू टोटल हाइट बाय 2। ओके बेटा? हाँ सर, फिर के लिख लेते हैं। हम्म, क्या लिखोगे इसमें? मैंने तो सिर्फ डायग्राम में सब कुछ सॉल्व कर दिया। देखो हो गया सर। देखो प्लेन वेव में क्वेश्चंस काफी सारे बन सकते हैं, पर क्लास 10th में उतने बनते नहीं। और मैं अभी सिर्फ क्लास 10th के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों के एग्जाम्स आ रहे हैं, ओके? क्योंकि सिलेबस, वैसे तुम लोग बहुत आगे सिलेबस में, पर आप लोगों का एग्जाम का सिलेबस बदल दिया गया तो क्या कर सकते हैं। पढ़ूँ आगे? हाँ सर। क्या पढ़ना था? चलो सीधे मैं कर्व्ड मिरर पे आ जा रहा हूँ, ठीक है? स्फेरिकल मिरर्स पे आ जाऊँ? हाँ किसी को तकलीफ नहीं है ना? प्लेन मिरर में क्वेश्चन जो आप लोगों के स्कूल में आते हो तो आप कर ही लोगे। Yes, sir. वैसे आपसे आया तो मैंने क्लास 8 को पढ़ा दिया मिरर वगैरह, कोई बात नहीं। आपने ठीक नहीं किया क्या? सर, ठीक नहीं किया हम आप दोनों लोगों का को भी कॉमन पढ़ा। आप लोगों का कॉमन टेस्ट ले लूंगा तो उनके नंबर ज्यादा आ जाएंगे। चलो, सर ऐसा क्या एक्स्ट्रा बना दिए? बहुत कुछ है बेटा पढ़ने के लिए। क्लास 12th में भी सिलेबस इतना ही, ऑप्टिक्स में, रे ऑप्टिक्स में, ठीक है? और क्वेश्चंस तो बहुत सारे होते हैं और उसकी वैरायटीज तो बहुत सारी होती है ना, सिचुएशन बहुत सारी होती है, अलग अलग सिचुएशन में क्या क्या होता है, बहुत कुछ बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। ये जो टॉपिक आपका भी मैंने 15 मिनट में, आधे घंटे में खत्म किया ना, वो उनका दो दो क्लास चला है, 8th क्लास, प्लेन मिरर। चलो स्फेरिकल मिरर पर, स्फेरिकल मिरर कैसे वर्क करता है, क्या होता है, पहले ही समझते हैं। एक स्फीयर लो, किसका स्फीयर लिया हमने? ग्लास का स्फीयर लिया। कौन सा स्फीयर है? हॉलो स्फीयर, या इसको क्या कह सकते हैं, स्फेरिकल शेल है। क्या है? शेल। ग्लास स्फेरिकल शेल। इसके बाद क्या किया हमने, इसको ऐसे कट कर दिया, ठीक है? कट करने के बाद इस टुकड़े को फेंक दिया, ये वाला टुकड़ा बचा, आया ना? हाँ सर। उस टुकड़े को मैंने यहाँ साइड में कर दिया, तो ऐसा दिखेगा वो टुकड़ा, यस और नो? हाँ सर। नहीं, ऐसा नहीं दिखेगा, वो टुकड़ा ऐसा दिखेगा। समझ में आई बात? आपने तो सर ठीक ही कर दी। हाँ, तो ऐसा दिखेगा ना। अब देखो ये शेप मैं आज बना रहा हूँ, शायद हो सकता है एक दो बार और बनाऊं, बाकी टाइम इतना ही बनाऊंगा जैसे पहले बनाया था, ठीक है? इसमें एक अंदर वाला साइड है, इसको क्या बोलते हैं? कॉनकेव। Concave. कनकेव साइड। और ये जो बाहर वाला साइड, इसको क्या बोलते हैं? Convex. कॉन्वेक्स। कन्वेक्स साइड। वैसे तो आप लोगों को याद है, मेरे को याद नहीं होता था। मेरे को इन्हीं सब चीज़ों में हमेशा कन्फ्यूजन रहा कि नाम वगैरह में फालतू ऐसे नाम रख देते हो कि कौन सा, मेरे को याद नहीं रहता बेसिकली। तो मैं अपने जुगाड़ लगाता था, आप लोगों को जुगाड़ बताता हूँ, हो सकता है आप में से भी किसी को याद ना रहता हो। ये अंदर है ना, हम्म, ऐसा है ना ये स्ट्रक्चर, Yes, sir. सर केव पता है। केव है, गुफा है, तो क्या हो जाएगा, ये कनकेव हो जाएगा, दूसरा वाला क्या हो जाएगा, कन्वेक्स हो जाएगा। ओके, अब देखो इसमें हमारे पास दो ऑप्शन है, क्या क्या?
हम इसमें बाहर सिल्वरिंग कर दें, बाहर सिल्वर कलर से पेंट कर दें, चमकीले कलर से पेंट कर दें, या हम इसको अंदर पेंट कर दें। ठीक है, अगर हम कन्वेक्स साइड को पेंट करते हैं तो ये वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कनकेव मिरर हो जाएगा। और अगर हम कनकेव साइड को पेंट कर दें तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कन्वेक्स मिरर बन जाएगा। कोई आपत्ति? नो सर। No, sir. ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है, आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है, सर एक मिनट सर। क्या बोलते हैं, अब देखो इसमें हमने सिल्वरिंग कहाँ करी है, कन्वेक्स साइड पे, और कनकेव साइड पे पॉलिश करते हैं उसको एकदम स्मूथ बनाने के लिए। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे क्या किया, कनकेव साइड को मिरर किया, कन्वेक्स साइड को पॉलिश किया। ठीक है, किसी Yes, को sir. दिक्कत तो नहीं हो रही? सर मार्करी पेपर भी देते हैं ना? क्या? सर मार्करी पेपर भी दिया जाता है ना? हाँ, सिल्वरिंग करने का मतलब वही होता है। आगे बढ़े, Yes, sir. चलो, तो स्फेरिकल मिरर हो गया। इसके बाद क्या करेंगे स्फेरिकल मिरर के बाद, हाँ अब कुछ डेफिनेशन देखेंगे स्फेरिकल मिरर की। ठीक है, डेफिनेशंस रिलेटेड टू spherical mirrors। देखो हमारे पास एक स्फीयर था, मैं दो स्फीयर बना रहा हूं यहाँ पे, एक कनकेव मिरर के लिए और एक कन्वेक्स मिरर के लिए। उसमें से एक टुकड़ा हमने सिलेक्ट किया था, एक साइड को सिल्वर कर दिया, मिरर बन गया। मैं चाहूँ तो टुकड़ा ऐसे भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, पर मैं इधर ही बना रहा हूँ। दूसरा टुकड़ा मैंने सिलेक्ट किया, उसके इस साइड को सिल्वर कर दिया तो कन्वेक्स मिरर बन गया, राइट, है ना। तो अब इससे रिलेटेड डेफिनेशंस क्या क्या होती हैं, सबसे पहले है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या होगी, सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। जिस स्फीयर का पार्ट मिरर है उस स्फीयर का सेंटर सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। ओके बेटा, ध्यान दीजिए, कनकेव मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर के सामने होगा और कन्वेक्स मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर के पीछे होगा, है ना। तो डेफिनेशन मेरे ख्याल से आपको बुक से मिल जाएगी, आप लिख सकते हैं, बस यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ की डेफिनेशन वो लिखते जाइए। दूसरा है, और डायग्राम बना, डायग्राम के अंदर सब कुछ मेंशन करते जाइए, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर सी है। दूसरा है रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो क्या होगा ये, द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। कोई दिक्कत? थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ दीजिएगा डेफिनेशन लिखने लायक, और किसी की स्पीड ज़्यादा लिखने की तो लिख भी सकता, कोई बड़ी बात नहीं। तीसरी डेफिनेशन है पोल की। पोल क्या होता है, पोल होता है ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना ना, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड पोल। ओके, कोई दिक्कत नहीं अभी तक। अगली डेफिनेशन है प्रिंसिपल
एक्सिस की। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है सर? तो बेटा द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए लाइन सेगमेंट नहीं है, लाइन है, ठीक है। द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। कोई दिक्कत है यहां तक? नो सर। चलो इसके आगे क्या होगा? इसके बाद आएगा अपर्चर। अपर्चर क्या होता है? द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसका जो डायमीटर है ना, इसको कहते हैं अपर्चर ए। ओके, कोई दिक्कत? सर ये एपर्चर वो कर्व सरफेस वाला एरिया है या फिर टॉप पहले पॉइंट और बॉटम पॉइंट पहले को? पहले तो ये एरिया है ही नहीं, डायमीटर है। दूसरा, हाँ सीधे स्ट्रेट जोड़ दो, ठीक है। यस सर। तीसरा, वैसे मैं आपको बता दूं, ये जो कर्व है ना ये बहुत कम होता है। मतलब हम लोग वी मेक श्योर कि इसकी जो अपर्चर है ये रेडियस के मुकाबले बहुत छोटा हो। वी मेक श्योर कि अपर्चर इज वेरी वेरी लेस देन रेडियस, जिससे कि ये सर जो मिरर है ये ऑलमोस्ट प्लेन हो जाता है। और उस केस में आप कर्व लेंथ लो, स्ट्रेट लेंथ लो, ऑलमोस्ट इक्वल आता है, ठीक है। खैर जो भी, यस। इसके बाद आता है आपका पैरेक्सियल रेज। पैरेक्सियल रेज क्या होती हैं? रेज, ये आपको बुक में नहीं मिलेगा इसलिए लिखवा रहा हूं, दैट आर इंसिडेंट ऑन मिरर close to principal axis and are nearly parallel। पूरी तरीके से पैरेलल तो नहीं होंगे, नियरली पैरेलल का मतलब बेसिकली एंगल बहुत बड़े नहीं होते, एंगल इवन 30 डिग्री का भी चलेगा। बट चलो एक काम करो, इसको मत ही लिखो। जो प्रिंसिपल एक्सिस के पास में इंसिडेंट होते हैं उनको क्या बोलते हैं? पैरेक्सियल रेज करते हैं, ठीक है। सिर्फ कंफ्यूज करेगा इसका सेकंड पार्ट, वैसे भी सिलेबस में है नहीं। अगला पार्ट क्या है होगा बेटा इसमें? अगली डेफिनेशन फोकस की होगी। किसकी होगी? फोकस। फोकस पता है आप लोगों को हाँ सर। क्या होता है Yes. फोकस? ऑल द प्रिंसिपल एक्सिस जहाँ पे मीट करते हैं। all the incident rays parallel to principal axis meet the principal axis at same point after reflection। ठीक है, this point of meeting is called focus। ठीक है, हाँ सर। फोकस हो गया। रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। इसके आगे आएगा फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है? वो इसे फोकस पे देखते हैं। फोकल लेंथ एफ होता है, ध्यान दीजिएगा। Radius of curvature by 2. पीएफ ना, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। दिस in turn is approximately equal to r/2। हाँ सर। okay, distance between pole and focus is called focal length and it is almost equal to r/2। ठीक है, आगे बढ़े। ऑलमोस्ट इक्वल होता है। एक्चुअल में इस स्फेयर के स्फेरिकल सरफेस के लिए फोकल लेंथ डिफाइंड एग्जैक्ट फोकस होता ही नहीं स्फेरिकल मिरर के लिए। एग्जैक्ट फोकस होता है आपके पैराबोलिक मिरर के लिए। स्फेरिकल मिरर में फोकस जो है ना, ऑटोमेटिकली जो डेफिनेशन लिखाई ना, ऑल द रेज इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मीट द प्रिंसिपल एक्सिस एट सेम पॉइंट, यही गलत है। ठीक है, ठीक से फोकस ही डिफाइंड नहीं है। ओके बेटा। ओके सर।
और सारी की सारी पॉइंट ऑलमोस्ट सेम जगह मीट करे, इसीलिए अपर्चर जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर से बहुत छोटा होता है। अगर अपर्चर बड़ा हो जाएगा तो सारी रेस सेम पॉइंट पे मीट नहीं करेंगी, ठीक है। इनफैक्ट अगर ये वाला एंगल आप 60 डिग्री कर दोगे ना, तो ये जो इंसिडेंट रे है ये रिफ्लेक्ट होकर पोल पे चली जाएगी, ठीक है। ओके बेटा, फोकल लेंथ समझ में आ गया। इसके आगे एक और है, मैं यहां लिख दे रहा हूं, फोकल प्लेन। क्या है? फोकल प्लेन। फोकल प्लेन क्या होता है? एक ऐसा प्लेन जो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है और फोकस से पास होता है, मतलब फोकस को कंटेन करने वाला ऐसा प्लेन जो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है। ओके बेटा, तो क्या बोलेंगे? फोकल प्लेन बोलेंगे। चलो, ये आपकी डेफिनेशंस हो गई रिलेटेड टू प्लेन मिरर, चाहे वो कनकेव मिरर हो चाहे कन्वेक्स मिरर हो। हाँ, जब आप फोकस को डिफाइन करोगे ना तो दोनों के डेफिनेशन में थोड़ा अंतर रहेगा। कनकेव मिरर के लिए क्या बोलोगे? ऑल द इंसिडेंट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मीट एट सेम पॉइंट। पर यहाँ क्या लिखोगे? अपीयर टू मीट एट सेम पॉइंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, जो इंसिडेंट रेज आएंगी वैसे आई, सेंटर से अगर इस पॉइंट को जोड़ोगे तो नॉर्मल बन जाएगा, रिफ्लेक्ट हो कैसे चले जाएंगे, बेसिकली सिर्फ यहाँ पे मीट करने को अपीयर करेंगे, असली मीट नहीं करेंगे। ओके बेटा, ओके तो बाकी तो सारी डेफिनेशंस सेम है। ओके, ध्यान देने वाली बात क्या है? सेंटर से किसी पॉइंट को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? वो रेडियस हो जाएगा, रेडियस इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सर्कल और स्फीयर, है ना। तो किसी पॉइंट का नॉर्मल क्या होगा? हमेशा सेंटर से पास होगा। ऐसी लाइन अगर बनाओगे तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमेशा इक्वल होंगे, हाँ या ना? यस सर। चलो, तो बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन सबको क्लियर है? हाँ ठीक, यस सर ओके। तो अगला टॉपिक क्या आता है? प्रिंसिपल रेज। अच्छा, अभी जो असेसमेंट होगा आपके स्कूल में सितंबर में, उसके मार्क्स तो बोर्ड में नहीं जुड़ेंगे ना, वो तो नवंबर में होगा ना असेसमेंट बोर्ड वाले को। सर इंटरनल असेसमेंट का भी तो 20 हाँ, मार्क्स है। उसका भी तो 20 मार्क्स, सही बात है। चलो, तो अगला क्या है? प्रिंसिपल रेज। प्रिंसिपल रेज क्या होती है? देखो, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि इमेज ड्रॉ करने के लिए, इमेज कहाँ है ये पता लगाने के लिए कितनी रेज चाहिए? वैसे तो कितनी रेज होंगी? इनफाइनाइट। पर लोकेशन पता लगाने के लिए चाहिए कितनी? चाहिए कितनी? दो। सिर्फ 2। तो अब हमको अगर 2 ही रेज ड्रॉ करनी है तो हम हमेशा इजियर रेज ड्रॉ करना चाहेंगे, है ना। ये तो वो जो कुछ इजियर रेज हैं उसको, उनका नाम क्या है? प्रिंसिपल रेज। ओके बेटा, ओके तो ये प्रिंसिपल रेज कैसे बनाते हैं? देखो, ये मेरे पास कनकेव मिरर है और ये मेरे पास है कन्वेक्स मिरर। मैं दोनों के लिए प्रिंसिपल रेज ड्रॉ करके दिखाता हूँ। कौन कौन सी रेज को हम प्रिंसिपल रेज कहते हैं, जिनको ड्रॉ करने में तकलीफ थोड़ी कम होती है, वो सिर्फ हमारी सहूलियत के लिए, ठीक है। सबसे पहले पॉइंट्स मार्क कर दिए जाए। इसको क्या बोलेंगे? पोल। यहाँ क्या होगा? सेंटर। बीच में क्या आएगा? फोकस। ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ क्या होगा? पोल। यहाँ क्या आएगा? सेंटर। बीच में क्या आएगा? फोकस। ध्यान दीजिएगा, यहाँ सेंटर और फोकस दोनों मिरर के पीछे, राइट, यहाँ पे मिरर के सामने। और प्रिंसिपल रेज कैसी होंगी? देखो, एक तो वो रे होगी जो कि इंसिडेंट होगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, है ना। तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास होगी? फोकस से पास होगी, राइट, है ना।
एक वो रे होगी जो इंसिडेंट होगी फोकस से, तो रिफ्लेक्शन के पास क्या होगा, रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आया ना? आया ना? Yes, sir. और दो रेज बना देते हैं। देखो आप लोग दो डायग्राम बना दीजिएगा, एक ऐसा, एक इस अगली दो रेज के लिए अलग डायग्राम बनाइएगा, बट मैं इसमें ड्रॉ कर रहा हूँ। आप लोग बनाने जाओगे पूरा घसर समझ जाएगा। मेरे पास अलग अलग कलर के पेन्स हैं, आसानी से हो जाता है। एक वो रे होगी जो सेंटर से आए, तो क्योंकि नॉर्मल के लॉन्ग आ रही है, रिफ्लेक्ट होकर वापस अपना पाथ रिट्रेस कर जाएगी। यस और नो? हाँ सर। Yes, sir. और क्या होगा सर? एक ऐसी रे होगी जो आकर इंसिडेंट होगी पोल पर। Pool पे आएगा और एक पोल ही पे एंगल पे लिखा पोल पे नॉर्मल क्या है? यही प्रिंसिपल एक्सिस नॉर्मल है, इसलिए अगर ये वाला एंगल थीटा है तो रिफ्लेक्ट होकर सेम एंगल पे चली जाएगी। आप मुझे बताइए इन चारों में से सबसे डिफिकल्ट कौन सी है ड्रॉ करने के लिए? यही है ना, पोल वाली, एंगल मेजर करना पड़ रहा है, राइट? आया ना? चलो बिल्कुल सिमिलरली हम लोग यहाँ पे भी चार रेज ड्रॉ कर देते हैं। पहली वो जो कि आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, फोकस जा तो नहीं सकती पर फोकस से आती हुई लगेगी। दूसरी वो जो फोकस की तरफ जा रही थी पर रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, है। पैरेलल हो जाएगी। तीसरी वो जो सेंटर की तरफ जा रही थी, वो चुपचाप अपना पाथ रिट्रेस कर जाएगी। और चौथी वो जो आके पोल पे गिरी, वो जितने एंगल पे आके गिरी उतने ही एंगल पे लौट गई, है ना? तो इस तरीके की चार प्रिंसिपल रेट हमारे पास हैं जिनका यूज करके हम लोग इमेज और ऑब्जेक्ट पता होगा तो इमेज की लोकेशन निकाल पाएंगे। ठीक है, कोई आपत्ति किसी को? Yeah, sir. दो मिनट सर, ड्रॉ कर ड्रॉ कर रहे थे 2 मिनट। हाँ हाँ ड्रॉ करो। सर आज क्या आप सिर्फ रिफ्लेक्शन ही पढ़ाएंगे? बेटा रिफ्लेक्शन अगर कंप्लीट हो जाए तो आई विल बी हैप्पी, वैसे होगा नहीं। मैं कोई ना कोई, मुझे एक ना एक एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ेगी अगर आपके 20 तारीख के से एग्जाम। यार नॉर्मली मैं ये चैप्टर आराम से 10 दिन तो कराता था, 10 नहीं 8 7 8 क्लासेस में कराता था। एक्चुअली क्लास 10th का ये जो टॉप चैप्टर है ना आपका ऑप्टिक्स, जो फर्स्ट वाला चैप्टर है, ये चैप्टर में मैं क्लास 12th में जितना है उतना ऑलमोस्ट पूरा पढ़ा देता था। सिर्फ थोड़ी बहुत चीजें बचती थी, मतलब 10% बचता था, 90% में 10th में पढ़ा देता था। क्यों? क्योंकि 10th क्लास में सब कुछ समझ सकते हो उस चैप्टर का, जो पोर्शन नहीं समझ सकते उसको छोड़ देते हैं। लेकिन अभी क्योंकि आपके एग्जाम्स हैं तो मैं थोड़ा सा जल्दी करा रहा हूँ, बाद में मैं जो बचा हुआ पोर्शन है वो वापस कराऊंगा, डोंट वरी। ओके, कॉपी हो गया? Yes, sir. चलो, तो प्रिंसिपल रेज समझ में आ गई आप लोगों को, है ना? इसके बाद क्या आएगा? फिर रे डायग्राम आएगा भैया कि आखिरकार इमेज की लोकेशन कैसे निकालते हैं। रे डायग्राम्स आप लोगों को बनाने आते हैं? हाँ Yes. सर सर मैं एक सर बना। होमवर्क दे दूं? Yes, sir. कनकेव का भी और कन्वेक्स का। Convex का भी। सब लोग बना लोगे?
7 8 से बना रहे हैं। क्या? Yes, 7 8 से बना रहे हैं। वही तो कह रहा हूँ, 7 8 से बना रहे हो तो इसके रे डायग्राम आप लोग घर पे बना लेंगे। हालांकि फिर भी मैं कुछ केसेस के रे डायग्राम बनाना चाहूंगा, जैसे कि अ, मेरा जनरली मैं कौन सा केस लेता हूँ, केस 1, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, मतलब कनकेव मिरर का बता रहा हूँ। ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी ये आप लोग खुद से ड्रॉ करेंगे। केस 2 नहीं समझ में आ रहा तो बुक से देख के ड्रॉ करेंगे। केस 2, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, मतलब सी और इन्फिनिटी के बीच में, ये भी आप खुद से ड्रॉ करेंगे। केस 3, ऑब्जेक्ट एट सी। देखो ये वाला मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा पोल है, ये सी है, ये बीच में एफ है। अगर मैं इसमें ड्रॉ करने जाता हूँ तो मेरे साथ क्या होने वाला बताता हूँ। मैंने ऑब्जेक्ट लिया इतना बड़ा, मैंने बोला एक रे में वो वाली ड्रॉ कर देता हूँ जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्ट होके फोकस से आएगी। मैं फ्री हैंड बना रहा हूँ, मेरे पास ना स्केल है ना कंपास है ना कुछ। ठीक है, इसके बाद मैंने बोला चलो मैं दूसरी रे ड्रॉ करता हूँ जो फोकस से पास होगी। तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, और मैं क्या देखूंगा, मैंने बहुत ही मेहनत करके बहुत ही अच्छे से ये इमेज रेज बनाई है, फिर भी मैं देखूंगा मेरी जो इमेज है वो जहां बननी चाहिए वहां नहीं बनी, है ना। हाँ, है ना। दिक्कत हुई कि नहीं हुई? और ऐसी दिक्कत, यस। ऐसी दिक्कत आप लोगों को भी होती होगी अगर आप नाप के हाँ बनाओ, सर। अगर आप नाप तोल के बनाओगे सर ना। लेकिन सर ये मेरा मेथड है। लेकिन अगर आप नाप तोल के बनाओगे ना स्केल और कंपास का यूज करके, तब भी ये दिक्कत आएगी, मैं बता रहा हूँ गारंटी के साथ। हाँ सर। तो क्या करना चाहिए इसमें ना, ज्यादा एक छोटी सी चीटिंग करनी पड़ती है इस केस के लिए। क्या? फोकस पहले ड्रॉ ही नहीं सर करेंगे। इस टाइम पे तो ट्राई कर। फोकस पहले ड्रॉ ही नहीं करेंगे। ये ऑब्जेक्ट बनाया, मुझे पता है इमेज इसके बराबर बनेगी उल्टी बनेगी, इसके बराबर साइज की उल्टी इमेज बना दी। फिर मैंने बोला एक लाइन में ऐसे लेके गया पैरेलली प्रिंसिपल एक्सिस के, उसको मैंने यहाँ से जोड़ दिया। एक रे में यहाँ से पैरेलली लेके आया, उल्टी डायरेक्शन में ऑब्वियसली, और उसको मैंने यहाँ से जोड़ दिया। अब ये जहां मीट किया उसको बोल दे ये फोकस। ठीक है, समझ में आई बात? जिसने देखा उसको क्या पता कैसे बनाया, है ना। तो ये चीटिंग करनी पड़ती है इस पर्टिकुलर केस में, बता देता हूं। इवन इफ यू ड्रॉ इट विथ स्केल एंड कंपास, आप अगर चीटिंग नहीं करोगे इसका डायग्राम कभी भी परफेक्ट नहीं बनेगा। ठीक है बेटा। हाँ सर। सो ये इमेज कैसी है, इमेज की क्वालिटी बताइएगा तो। इमेज इज, बताइएगा तो कैसी है ये। Inverted same size of the सबसे object पहले तो from that C. सबसे पहले तो बोलोगे रियल, ठीक है, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रेज आर कन्वर्जिंग। सबसे पहले ये बताओगे कि आप स्क्रीन पे ले सकते हो कि नहीं ले सकते। अगर ले सकते हो तो ये बताओगे कि सर सीधी है कि उल्टी है, उल्टी है। inverted फिर बताओगे ना कि बड़ी है कि छोटी है। Same size of the object of the same size. सेम साइज from that C. एट सी। ठीक है, समझ में आई बात? चलो, जहां पे ऑब्जेक्ट था वहीं पे इमेज बनी। केस 4 क्या होगा?
वो आप लोगों को खुद से ड्रॉ करना है। ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, केस 5 होगा। सारे के सारे डायग्राम आप ड्रॉ करके दोगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ऑब्जेक्ट एट एफ, केस 6 फिर से मैं ड्रॉ करने जा रहा हूं। ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी, ये लास्ट केस होगा। तो नेक्स्ट पेज पे ड्रॉ कर लेता हूँ। ये सारे बना के देखोगे आप, दोगे आप केसेस 6 हैं, 2 मैं बना दे रहा हूँ, 4 आपको खुद ड्रॉ करना है। अगर मेरा ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में है, ठीक है। अगर मेरा ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में, तो सबसे पहले एक काम करना, इस ऑब्जेक्ट को हमेशा छोटा बनाना। पूछो क्यों? अगर आपने ऑब्जेक्ट बड़ा बनाया, आपने बोला एक रे में फोकस से आते दिखाऊंगा, तो आपकी वो रे चली गई, अरे तरीका यार, मिरर के बाहर निकल गई, है ना, आया ना। Yes, sir. तो सबसे पहली ट्रिक यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट को छोटा बनाना। आपको याद रखना होगा कि किस केस में ऑब्जेक्ट इमेज बड़े बनता है, किस केस में इमेज छोटा बनता है। ध्यान दीजिएगा, जिस केस में इमेज ऑब्जेक्ट से छोटा बनता है उस केस में ऑब्जेक्ट को बड़ा बनाओ, और जिसमें बड़ा बनता है इमेज उसमें ऑब्जेक्ट को छोटा बनाओ। इससे रे डायग्राम थोड़े अच्छे बनेंगे। ऑब्वियस चीज है ना, आया ना। तो ये रे इधर आई, रे रिफ्लेक्ट होकर किधर जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, है ना। एक और रे सिलेक्ट करनी है। देखो, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई, देखो ध्यान दीजिएगा, अगर आप वो वाली रे ड्रॉ कर लेते हो जो फोकस से आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो आपने इमेज का साइज फिक्स कर दिया, राइट। जब भी होगा इसी उसमें आएगा ना, साइज का आएगा ना इमेज, तो आया ना। हाँ ये इस रे की खासियत है, आया ना। चलो, अब दूसरी रे आप कौन सी ले सकते हो? दूसरी आप दो में से कोई भी सिलेक्ट कर लो। कौन कौन सी? एक वो जो सेंटर से आ रही थी, ठीक है। अच्छा, तीनों में से कुछ भी सिलेक्ट कर दो। सेंटर से आने वाली सिलेक्ट करोगे तब भी काम हो जाएगा, पैरेलल जाने वाली सिलेक्ट करोगे तब भी काम हो जाएगा, पर सबसे नीट एंड क्लीन डायग्राम कब बनेगा? जब आप दूसरी रे सिलेक्ट करोगे पोल पे जाने वाली। नहीं तो बाकी सारे केस में जो रे है ना, वो आपके ऑब्जेक्ट के थ्रू पास हो जाएगी या कुछ ना कुछ ऐसा झमेला होगा, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्टेड रे हुई। अब इस रिफ्लेक्टेड रे को अगर मैं पीछे की तरफ एक्स्ट्रापोलेट करता हूं, तो ऑब्वियसली चीज है, इस रे को यहां मीट करेगी, इमेज यहां सा बनेगा। ये इमेज क्योंकि पीछे बना है, रिफ्लेक्टेड इज डाइवर्जिंग है, इसलिए इमेज कैसा है? इमेज इज सबसे पहले तो बिहाइंड द मिरर, दूसरा क्या बताइए? वर्चुअल है। आपने बता दिया पीछे बना, पीछे स्क्रीन रखो, तो लेकिन स्क्रीन रखोगे तो मिलेगा नहीं, वर्चुअल है। और अगर मिलता भी तो कैसा होता? मिलता होगी तो कैसा होता? सर मिलता तो इरेक्ट ही होता सर, उल्टा नहीं बनता। इसकी ये वाली बात अच्छी है। और लास्ट में क्या आया? एन लास्ट तो रहेगा ही सर। तो ये आपकी इमेज की क्वालिटी हुई, ठीक है। यहां पर अगर आप सारे केसेस को एक साथ ड्रॉ करोगे, यू विल नोट टू वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स। वैसे तो बहुत सारी चीजें है नोट करने लायक, पर दो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं। मैं 3-4 लिखूंगा, दो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला तो ये है कि सर रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, है ना। दूसरा क्या है? मतलब इसी का एंड वर्चुअल behind the mirror. इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट। ओके, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनेगी, वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट बनेगी।
ऐसा कब होगा? अगर आपका ऑब्जेक्ट रियल है। अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। पर क्योंकि हमारे सारे केसेस में ऑब्जेक्ट रियल ही होता है, इसलिए हम लिख सकते हैं फॉर रियल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड रहेगी, वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट रहेगी। एक्चुअल में क्या होता है? ऑब्जेक्ट इमेज इरेक्ट और इन्वर्टेड। असली में अगर पूरी टेबल बनाओगे तो ऐसा बनेगा टेबल कुछ। ऑब्जेक्ट रियल, इमेज रियल, इमेज इन्वर्टेड, ऑब्जेक्ट इन्वर्टेड, इमेज रियल, ऑब्जेक्ट इन्वर्टेड, इमेज इन्वर्टेड। असली में क्या होगा? जब दोनों रियल रहेंगे, सॉरी रियल इन्वर्टेड क्यों बोला, वर्चुअल है ना। वर्चुअल होगा तो हाँ आई लिख दिया। रियल एंड वर्चुअल होता ना, वर्चुअल रियल, वर्चुअल वर्चुअल, ओके। जब दोनों रियल रहेंगे या दोनों वर्चुअल रहेंगे तो उस केस में इमेज हमेशा कैसी बनेगी? इन्वर्टेड बनेगी। और अगर एक रियल एक वर्चुअल रहेगा तो उस केस में कैसी बनेगी? इरेक्ट बनेगी। समझ में आई बात? पर हमारे पास ये सिर्फ यही वाले दोनों केसेस हैं। इसमें देखिए, रियल इमेज के लिए इन्वर्टेड इमेज, वर्चुअल इमेज के लिए इरेक्ट इमेज। और ये चीज सिर्फ मिरर के लिए नहीं, लेंस के लिए भी ट्रू है, ठीक है। और सिर्फ कनकेव के लिए नहीं, कन्वेक्स के लिए भी ट्रू है। आगे बढ़े। एक मिनट चलिए। Just a minute. तो ये लास्ट वाली लाइन क्या है? वो कंप्लीट कर रहा हूँ, आप लोग बाकी चीज कॉपी करने लगे थे, पहले कॉपी करने का टाइम दे रहा हूँ। डन। देखो, कनकेव मिरर जो है ना, कभी भी ध्यान दीजिएगा, नेवर फॉर्म्स वर्चुअल। अगर वर्चुअल लिख लो या इरेक्ट लिख लो एक ही बात है ना, अब तो पिछले पॉइंट की बात है ना। एंड डिमिनिश्ड इमेज, वर्चुअल इमेज एक ही केस में बन रही है और वो इमेज कैसी है? एनलार्ज्ड है। डिमिनिश्ड कभी नहीं बनेगी, वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड कभी नहीं बनेगी, ध्यान दीजिएगा। रियल एनलार्ज भी बनता है, रियल डिमिनिश्ड भी बनता है, पर वर्चुअल कभी डिमिनिश्ड नहीं बनती। 4 ऑप्शन है ना, रियल एनलार्ज, रियल डिमिनिश्ड, वर्चुअल एनलार्ज, वर्चुअल डिमिनिश्ड। इसमें से वर्चुअल डिमिनिश्ड कभी नहीं बनती। ओके बेटा, यस सर। चलो आगे बढ़े। यस सर। एक और बड़ा पॉइंट है कि ये मान लेते हैं मिरर है, वो लिखवा नहीं रहा हूं, सिर्फ दिखा रहा हूं। ये सेंटर है, ये फोकस है, ये पोल है। एक ऑब्जेक्ट है जिसको मैं बहुत दूर से आगे की तरफ मूव करते हुए लेके आ रहा हूं, प्रिंसिपल एक्सिस के अलाउंग। ओके, समझ में आई बात? हाँ चलो, क्योंकि तो देखो, इसमें एक रे तो हमेशा, ऑब्जेक्ट को आप कहीं पे भी रख दो, एक रे हमेशा ऐसी रहेगी, हाँ है ना।
ऑब्जेक्ट को आप कहीं पे भी रख दो, ये वाली रे तो हमेशा ऐसी रहेगी। मतलब ये रे रिफ्लेक्ट होकर कैसे जाएगी, हमेशा फोकस हो जाएगी, आया ना। हाँ तो आपकी जो इमेज बनेगी, सोचिए वो हमेशा ऐसी बनेगी या ऐसी बनेगी या ऐसी बनेगी या ऐसी बनेगी। समझ में आ रही बात? हाँ अच्छी चीज है कि समझ में आ रहा है ना, एक स्ट्रेट लाइन से पता चल गया कि इस स्ट्रेट लाइन में रहेगी हमेशा नहीं। बट तक निकलेगा। हाँ, दूसरी बात कि जब ये ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज कहाँ थी, फोकस पे। जब ऑब्जेक्ट सेंटर के पास आया तो इमेज सेंटर और फोकस के बीच में चली गई। जब ऑब्जेक्ट सेंटर पे पहुंचा तो इमेज भी सेंटर पे पहुंच गई। जब ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंचा तो इमेज यहाँ पहुंच गई। और जब ऑब्जेक्ट फोकस पे पहुंचेगा तो इमेज इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगी, राइट। हाँ सर। मतलब जब ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है तो इमेज इधर जा रही है। इतना ही नहीं, जब ये फोकस को क्रॉस करेगा तब क्या होगा, सोचिए। जैसे ये फोकस को क्रॉस करेगा, ये जो इमेज है ना, इस इन्फिनिटी से जंप करके उस इन्फिनिटी पे आ जाएगी, उधर उस इन्फिनिटी पे, ठीक है। कहां से? जब ऑब्जेक्ट राइट में जा रहा है इमेज लेफ्ट में जा रही है। इन्फिनिटी से जब ऑब्जेक्ट फोकस पे पहुंचा तो इमेज फोकस से इन्फिनिटी पे पहुंच गई, इस लाइन के नाम। जैसे ये ऑब्जेक्ट फोकस को क्रॉस करेगा, इमेज इस इन्फिनिटी से जंप करके उस इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगी, वर्चुअल हो जाएगी रियल से, ठीक है। फोकस के जस्ट लेफ्ट में है, फोकस के जस्ट लेफ्ट में तो इमेज कैसी है, रियल इनलार्ज्ड। फोकस के जस्ट राइट में आएगा तो वर्चुअल इनलार्ज्ड हो जाएगी, ओके। और उसके बाद लेकिन अभी भी ये वाली रे तो ऐसी ही है, तो इमेज हमेशा इसी लाइन पे रहने वाली है, राइट। मतलब ऐसी। हाँ सर। तो अब देख लो ना, नेचुरल सी बात है, वर्चुअल इमेज तो हमेशा बड़ी होनी है ना, क्योंकि ये रे तो ऊपर ही है, आया ना। हाँ सर। एक बार और प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया? चलो, हाँ दूसरी चीज कि जब ये ऑब्जेक्ट आगे बढ़ेगा, वो जब ये फोकस क्रॉस करेगा तो उस इन्फिनिटी पे आ जाएगी। और उसके बाद जैसे जैसे ये फोकस से पोल की तरफ जाएगा, फिर से वो इन्फिनिटी से पोल की तरफ आ जाएगी। मतलब अभी भी वेलोसिटी ऑफ इमेज हमेशा इधर रहेगी। बीच में एक बार टेलीपोर्टेशन हो गया इन्फिनिटी से उस इन्फिनिटी पे, पर अदरवाइज हाँ हमेशा वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट के इमेज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट के अपोजिट डायरेक्शन में रहने वाली। ओके बेटा, तो अच्छी चीजें हैं कि नहीं नोट करने लायक? सर क्या? नोट करने के लिए अच्छी अच्छी चीजें हैं कि नहीं इसमें? इमेज की कैसी बनेगी, किस केस में? यस सर। सर वो वेलोसिटी 2 भी होता है, वो भी होता है ना? बेटा वेलोसिटी का एक फॉर्मूला होता है, वो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू माइनस v² बाय u² इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन ये फॉर्मूला आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। मैंने बोला ना 10% चीजें 12th वाली छोड़ देता हूँ, उसमें से एक ही है। आपको बता देना चाहिए, क्या? ये बता देना चाहिए। बेटा ये इस फॉर्मूले का डेरिवेशन नहीं करा सकता ना मैं, जिसको जो मैं ड्राइव नहीं कर सकता उसको मैं क्लास में पढ़ाता नहीं, मेरा सीधा नियम है, ठीक। या तो सिलेबस में है और उसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में से के स्कोप से बहुत ऊपर है, जो कि केमिस्ट्री में होता है। हाँ अगर सिलेबस में नहीं है और मैं आपको डिराइव करके नहीं दिखा सकता तो मैं क्लास में नहीं पढ़ाता, सीधा नहीं। आगे बढ़े। ठीक है। ओके सो अगला मुद्दा क्या होगा हमारा? हाँ, कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर का रे डायग्राम तो बनाया नहीं, उसके दो ही केसेस बनते हैं रियल ऑब्जेक्ट के लिए। वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए उसमें भी 6 केसेस बन जाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि सर कन्वेक्स मिरर तो ऐसा है, उसका पोल यहाँ है, सेंटर यहाँ है, फोकस यहाँ है। इधर कैसा रहेगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट रहेगा। सर वर्चुअल ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो सकता है, सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में हो सकता है, सेंटर पे हो सकता है, फोकस और सेंटर के फोकस और सेंटर के बीच में हो सकता है, फोकस पे हो सकता है, पोल और फोकस के बीच में हो सकता है। जितने केसेस कनकेव में रियल के बने थे
कन्वेक्स में वर्चुअल के बन सकते हैं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट के बन सकते हैं, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट सिलेबस में नहीं है, इसलिए उसके बारे में चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। इसमें दो केस बनते हैं, कौन कौन से? केस वन, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, खुद से करना है, होमवर्क है। और केस टू, ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर। अगर ऑब्जेक्ट मिरर के सामने है तो इमेज कैसी बनेगी? सर एक रे तो ऐसी आएगी, ट्ररर, जो रिफ्लेक्शन के बाद ऐसा लगेगा कि फोकस से आ रही है। तो इमेज जब भी बनेगी इस लाइन के लॉन्ग बनेगी, हाँ या ना? हाँ या ना? बोलो। हाँ सर। इसमें देख लीजिए, अगर गलती से कभी रियल इमेज बन गई तो इनलार्ज होने वाली है, गलती से कभी रियल इमेज बन गई तो। हालांकि वो रियल इमेज हमेशा हमेशा किस केस के लिए बनेगी? वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए बनेगी, रियल ऑब्जेक्ट के लिए रियल इमेज बनेगी नहीं इसमें। ठीक है, यहां इमेज कैसी बनने वाली है? दूसरी रे को मैं पोल पर गिरा दिया, पोल वाली रे रिफ्लेक्ट होकर इधर चली गई, तो ये टक 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 टक। आपका एक और स्कोप था, सीधे रे ले जाओ सेंटर पे, उसको रिफ्लेक्ट करा दो, तो यहाँ पे सीधे इंटरसेक्शन बन जाएगा ना, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है ना? तो ये इमेज कैसी है? यस सर। इमेजेस सबसे पहले बिहाइंड, कहाँ द बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल। बिटवीन पोल एंड फोकस। यहां जरूरी है क्योंकि बिहाइंड द मिरर में बहुत सारे रीजन हैं यहाँ पे, राइट? इसमें बिहाइंड द मिरर बोलने से काम नहीं चलेगा, इसमें बिहाइंड द मिरर में बताना पड़ेगा पोल और फोकस के बीच में, फोकस और सेंटर के बीच में नहीं है। दूसरा वर्चुअल है, इरेक्ट है, यस है। और डिमिनिश्ड है। डिमिनिश्ड, राइट? हाँ सर। है ना? सो यहां पर देखिए क्या हुआ, द इमेज formed by convex mirror is always virtual and diminished। मैं ये क्यों लिखवा रहा हूं? एक ही केस में सर क्या ऑलवेज ऑलवेज कर रहे हो? मैं ऐसा इसलिए लिखा रहा हूं क्योंकि दिस इज एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ दिस। कनकेव मिरर जो इमेज कभी नहीं बनाता, कन्वेक्स मिरर हमेशा वही इमेज बनाता है। समझ में आई बात? हाँ यस सर। ठीक है, तो सिर्फ मिरर इमेज का टाइप देख के आप बता सकते हो मिरर कौन सा है। सोचो, मैं नाम देता जाता हूं, आप बताते जाना मिरर का टाइप। पहले इसको कॉपी कर लो फिर बता दो। हो गया? यस सर। ओके, रिकॉर्डिंग ऑन करिए आप लोगों की क्लास। चलो चल रही है। हेलो, ठीक, हाँ सर। बढ़े यस आगे, सर। बढ़े आगे। हाँ सर। ठीक है भाई, तो हमारा वर्चुअल डिमिनिश सब कुछ हो गया, राइट? इमेज का नेचर भी हो गया। अब क्या करेंगे? हाँ, तो एग्जाम्पल है गेस द नेचर ऑफ मिरर। गेस क्या पता लगाना है, गेस तो ऐसे ही बोल दिया मैंने, ठीक है? assume object
टू बी रियल। देखो वर्चुअल ऑब्जेक्ट तो आपके सिलेबस में है ही नहीं, तो आपके लिए ये लाइन जरूरी नहीं है, बट मैंने लिखवा दी, ठीक है। यहाँ इमेज है, यहाँ मिरर है। मुझे बताइए, सबसे पहला मैंने बोला इमेज जो है वो इरेक्ट है, तो मिरर कैसा होगा? सर हम्म, ये प्लेन और बोथ पॉसिबल, है ना? नाइस। है ना? यस अगर इमेज इन्वर्टेड है तो क्या होगा? कॉनकेव। कनकेव ही हो सकता है। कन्वेक्स में हमेशा कैसी बनती है? इरेक्ट बनती है, राइट? यस इमेज एनलार्ज्ड है, कॉनकेव। कनकेव बनेगी, क्योंकि कन्वेक्स हमेशा डिमिनिश्ड बनाता है। इमेज रियल है, कॉनकेव। इमेज वर्चुअल है तो बोथ। समझ में आई बात? हाँ सर। चलो, इमेज वर्चुअल डिमिनिश्ड है, कॉन्वेक्स। डिमिनिश्ड है, कॉनकेव कॉन्वेक्स। और कॉनकेव समझ रहे हो ना बात को? समझ रहे हो ना बात को? इस हाँ तरीके से सर, चीज मल्टीपल, को इस डिमिनिश तरीके किया से कुछ भी जाएगा। पूछा जा सकता है। मैंने 7 बता दी, और कितने बताऊं यार? 25 तरीके बना देंगे केसेस, तो क्या 25 बनाता रहूंगा? तरीका, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना? बेसिकली यस सर। कभी कभार क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन हो जाएंगे, क्लास 10th में काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन हो जाएंगे, जिसमें आपको इमेज बता दिया जाएगा, मिरर का नेचर बताएगा ही नहीं, मिरर का फोकल लेंथ बता देगा, नेचर बताएगा ही नहीं, और बोले बताओ इमेज कहाँ बनेगी। ठीक है, इमेज का नेचर बता रखा होगा, तो आपको वहां से गेस करना होगा ना कि भैया इमेज अगर ऐसी बनी है तो मतलब मिरर ये वाला होगा, राइट? यस सर। तो ये उसके लिए जो इस चैप्टर में सबसे डिफिकल्ट पार्ट हो सकता है, वो यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा, इस अगर आप इस चीज को ध्यान रखते हो तो। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। यस सर। चलो, अगला एग्जाम्पल। अच्छा चलो, मिरर तो हो गया ना मेरा। नाइस। मिरर का नेचर मैंने बता दिया आपको, ठीक है। तो बेटा इसके बाद हम सीधे आ जाएंगे न्यूमेरिकल्स पे, ठीक है। तो हमारा न्यूमेरिकल के लिए हम लोग पहले पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन। देखो जो फॉर्मूले आने वाले हैं ना हमारे पास आगे चल के, अच्छा उसके पहले कुछ और है, सॉरी, मैग्निफिकेशन। 15 मिनट रुक सकता है? बोलो 15 मिनट रुकने के लिए। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन क्या होता है? बेसिकली मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, कैसे डिफाइंड है? मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू
हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके बेटा, ओके, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। हाँ ध्यान दीजिएगा, ये मेरे पास मिरर है, यहां पे मेरा ऑब्जेक्ट है, यहां पे मेरा इमेज है। ये मैंने देखा एक, अच्छा लेट्स से ये x है और ये y है, ठीक है। तो ऐसे में मैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या बोलूंगा, प्लस x, और हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, माइनस x माइनस y। ठीक है, कोई दिक्कत? सर नो सर। तो हाइट ऑफ इमेज कितना हो जाएगा, माइनस y। ओके, आपका जो मैग्निफिकेशन है दैट इज डिफाइंड एट हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो इस केस में माइनस y बाय x आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, है ना, इस पर्टिकुलर केस में, इन दिस केस, राइट। तो बेसिकली अगर मेरा मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो मतलब इमेज कैसी है, इरेक्ट है, और मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव है तो मतलब इमेज कैसी है, इन्वर्टेड है। ठीक है बेटा, बोलो समझ में आया कि नहीं? मैग्निफिकेशन पॉजिटिव नेगेटिव समझ में आ गया? ओके, अगला क्या है, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1 है तो मतलब क्या हो जाएगा, एनलार्ज्ड हो, और अगर मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन लेस देन 1 है तो क्या हो जाएगा, डिमिनिश्ड हो जाएगा। मैग्नीट्यूड से मतलब है, ध्यान दीजिएगा, समझ में आई बात? कॉपी कर लो फटाफट। बढ़ू आगे, यस सर। चलो तो फिर से एक एग्जांपल है, गेस द नेचर ऑफ मिरर। ठीक है, मैं कैसे बोल रहा हूं, मैं सिर्फ मैग्निफिकेशन बताऊंगा आपको, और आपको बताना है मिरर कौन सा। सिर्फ एक नंबर से आप मिरर का नेचर बता पाओगे। मेरा मैग्निफिकेशन +2 है, मतलब कौन सा मिरर होगा बताइए तो, बोलिए। सर कॉनकेव। +2 का मतलब पहले तो इरेक्ट है, इरेक्ट में तो दोनों हो सकता है, कोई बात नहीं। 2 का मतलब मैग्नीफाइड है, मैग्नीफाइड कौन बनाएगा, कॉनकेव ही बने। कॉनकेव। -1/3 है, मतलब क्या होगा, कॉन्वेक्स। माइनस मतलब इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब रियल, है ना, +1/2 और क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स। इरेक्ट है और डिमिनिश्ड है, कन्वेक्स। और अगर मेरे पास आ जाए -3, तो -3 आ जाए तो क्या लिखोगे, कॉन्वेक्स। कनकेव, माइनस होते ही कनकेव हो गया। सर उल्टा है पर तो एनलार्ज है ना। उल्टा भी है, एनलार्ज भी है। देखो बात समझो, कन्वेक्स सिर्फ एक ही तरीके की इमेज ही बनाता है, सीधी और छोटी। उल्टी छोटी हो चाहे उल्टी बड़ी हो, कनकेव बनाएगा, सीधी बड़ी हो कनकेव बनाएगा। ओके, ओके सर। यस सर। समझ में आया? यस यस सर। सर।
देखो मिरर में दो चीजें बच गई हैं, साइन कन्वेंशन एंड मिरर फॉर्मूला, और यहीं से न्यूमेरिकल भी शुरू होते हैं, मतलब इसी में न्यूमेरिकल्स भी सर हैं। ये आप पहले भी एक बार पढ़ा चुके हैं। क्या सर ये आप पहले भी पढ़ा चुके हैं। मैं पढ़ा चुका सर हूँ? आप इससे पहले ये सब कुछ आप इससे पहले भी एक बार पढ़ा चुके हैं। अच्छा, सर ये सब आप जितना भी बोल रहे हैं अबे यार, सर रिपीट हो गया। इंडिपेंडेंस डे को शौक लग गया। तो इतनी देर बाद क्यों बताए? चलो कोई बात सर नहीं, आप पढ़ा रहे थे, मजा आ रहा था सर। ठीक है चलो कोई बात नहीं। वही देखो आंसर थोड़े मेरे को जितने एक्सपेक्टेड थे उससे ज्यादा अच्छे आ रहे थे, कोई बात नहीं। किसी का एग्जाम था, सही याद है मेरे को, मैंने एक क्लास में बोला था कि मैं वही पढ़ा देता हाँ हूँ। सर। हाँ सर फास्ट ट्रैक में पढ़ा दिया। हाँ कोई बात नहीं, साइन कन्वेंशन एंड वन शॉट। साइन कन्वेंशन एंड मिरर फॉर्मूला बचा हुआ है, ठीक है। मतलब 2 बार हुआ, दोनों बार फास्ट ट्रैक हो गया ऑलमोस्ट, है ना। इस बार तो खैर काफी ठीक है, इस बार तो खैर काफी ठीक है, काफी ये ठीक है। तब भी सर ठीक ही है। हाँ तो साइन कन्वेंशन एंड मिरर फॉर्मूला बचा हुआ है, ठीक है बेटा। हाँ सर। मैंने ये भी करवा रखा है एक बार, पर मैं इसके लिए एक एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगा। वैसे अगर आपको लगता है कि आपका अगर आप एग्जाम के हिसाब से मैं बोलूँ तो पिछली बार मैंने जो क्वेश्चंस करा दिए तो उसको भी देख लोगे तो आपका हो जाएगा, बट फिर भी मैं एक एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगा 20 तारीख से पहले, ठीक है। ओके सर। ओके बेटा, ओके सर। जिससे कि अगर किसी का पिछला क्लास मिस कर गया हो कि नहीं। सर एक क्वेश्चन पेपर जैसे भेज दीजिएगा डीडीपी जैसे। सर सीडीओ हो जाएगा तो पूरा इस स्टडी मटेरियल एग्जाम सॉल्व के कर लिए लो, स्टडी मटेरियल मिला होगा ना आप लोगों को, उसको सॉल्व कर लो, ठीक है सर। ठीक है ना, वो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन सिर्फ मिरर का करना है ना, उसमें लेंस वाले Okay. क्वेश्चन, लेंस वाले क्वेश्चन, रिफ्रैक्शन वाले क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो एक क्लास में एक्स्ट्रा ले लूंगा इसी हफ्ते और आपका तैयार हो जाएगा। कब हाँ बेटा, सर कब लेंगे? देखो बेटा, एक्चुअली मेरी जो क्लासेस मिस हुई थी ना एक हफ्ते, उस वजह से मेरे अभी तक बहुत सारे बैकलॉग चल रहे हैं, तो मुझे खुद ही अपना टाइम टेबल अभी तक मालूम नहीं है, ठीक है। बट मैं क्योंकि थोड़ा सा एडजस्ट में कर रहा हूँ, बाकी टीचर्स का भी एडजस्ट करना पड़ता है ना अगर किसी की एक्स्ट्रा क्लास लेनी है तो। सो मैं मोस्ट प्रोबेबली ट्यूसडे या वेडनेसडे को लूँगा, ठीक है। ओके सर। तो वेडनेसडे को सर ट्यूसडे होगा। मैं कोशिश करता हूँ, मेरे को मालूम नहीं मेरा टाइम टेबल में कहाँ पे क्या सेट हो पाता है, ओके ठीक है। अगर आप बोल रहे ट्यूसडे को तो मैं ट्यूसडे की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ओके। किसी ने मेरे से पूछा सर 10th क्लास के लिए बोर्ड के लिए बेस्ट रेफरेंस बुक कौन सा है। देखो यार बहुत सारी बुक्स हैं जो बहुत अच्छी हैं। वन ऑफ देम इज, मतलब क्या बोलते 100, अरे ए टू जेड क्या था दादा, कुछ तो नाम था जिसका मीनिंग था A to Z फिजिक्स, ऑल इन वन। ऑल इन वन। हाँ एक तो ऑल इन वन है, एक है ओसवाल की प्रैक्टिस बुक आती है, मतलब वो प्रैक्टिस बुक का मतलब अच्छा क्या इस होता है, बुक के क्वेश्चन के बाद जगह, क्वेश्चन का स्पेस है, वर्क बुक आती है, ओसवाल की वर्क बुक आती है ना। सर पूरा वर्क किस पर है? हाँ वर्क बुक मतलब होता है क्वेश्चन दे रखा है उसका एक स्पेस छोड़ रखी है, हाँ सर वही। ठीक है। तो वो वर्कबुक आप चाहे ओसवाल की ले लो चाहे किसी की भी ले लो, या एक्चुअली 10th का बोर्ड ऐसा है ना कि उसके लिए कोई भी बुक इंसान, सही बंदा अगर लिख देता है ना किताब तो अच्छी होगी, ठीक है। देयर इज नो प्रॉब्लम विद ऑल ऑफ एनी ऑफ देम। हाँ ऑल इन वन में मैंने ये बोला था, मैंने एक साल ऑल इन वन क्लास में जब मैंने पहले साल पढ़ाया था ना, तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि 10th क्लास के बच्चों को मैं 11 12 के टॉपिक्स पढ़ा सकूं, मतलब कॉन्फिडेंस था बट मुझे लगता था कि पता नहीं मैं तो पढ़ा दूंगा, सामने वाला समझ नहीं पाया तो क्या होगा। तो मैंने उस साल पूरे साल में ऑल इन वन कराया था सिर्फ, और ऑल इन वन से बाहर एक क्वेश्चन कभी भी किसी भी एग्जाम में आया ही नहीं है, ठीक है। ओके। लेकिन इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस इतने ज्यादा हैं कि मतलब आप लोग थक भी जाते हैं, मतलब रिपीट होते रहते रिपीट होते रहते हैं। तो अगर किसी को ये डर लग रहा है कि सर मेरे को आता है मैं बार बार भूल जाता हूँ, तो उसके लिए ऑल इन वन बहुत अच्छी है, ठीक है। नहीं तो फिर कोई भी वर्कबुक उठा के कर लो, बेस्ट, ठीक है। और कुछ एच वर्मा। HC वर्मा सर वो देखो HC वर्मा के कुछ क्वेश्चन मैं करा दूंगा, अलग बात है। HC वर्मा आपने ले लिए ना? सर मेरे घर हाँ तो HC वर्मा 10th के लिए थोड़ा ना है, वो तो JEE के लिए है, लेकिन हाँ उसके कुछ क्वेश्चन में क्लास में करवा सर दूंगा। 10th का भी निकाल दिया है। हाँ वो मुझे मालूम है, 10th का मुझे मालूम है निकाला है, तो पढ़ लो उसको, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। ओके सर। चलो ओके बाय। Thank you, sir. Yes, sir.